हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो कि जनवरी 2026 में 29-30 जनवरी को प्रस्तावित है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम यूपी टेट में पूछे जाने वाला प्रश्न यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि यूपी टेट में किस प्रकार से जो है कि पेडागोजी से और सीडीपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, थोड़ा भी वीडियो को स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी हम करते हैं उसमें किसका स्टडी करते हैं। विकल्प ए दिया है मानव व्यवहार का, विकल्प बी दिया है मानव व्यक्तित्व का, सी दिया है मानव प्रगति का और डी दिया है मानव समायोजन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानव व्यवहार का यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का। बालक के व्यवहार के विकास के बारे में हम जो है कि अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित में से बाल विकास की कौन सी अवस्था सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहलाती है। शैशवावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था की प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था यानी कि जो हमारा चाइल्डहुड स्टेज होता है, ये इसे हम गोल्डन एज कहते हैं यानी कि सुनहरी अवस्था कहते हैं बाल विकास के अंतर्गत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प सी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थियरी किसने दिया है। विकल्प ए है जीन पियाजे, बी है कोहलबर्ग और सी है बी एफ स्किनर और डी है लेवाइगोत्स्की अथवा वाइगोत्स्की। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी और तीनों अवस्थाओं के दो चरण बताए थे। मतलब कि कुल मिलाकर 6 चरण थे और 3 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था और तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, संक्षेप में से जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है, कह रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की संकल्पना किससे जुड़ी हुई है। कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे जेडपीडी की संकल्पना यानी कंसेप्ट जो है कि जुड़ा हुआ है। जीन पियाजे पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया है ब्रूनर, तीसरा विकल्प दिया है वाइगोत्स्की और चौथा विकल्प दिया है थॉर्नडाइक। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था यानी कि ले वाइगोत्स्की ने दिया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प सी सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। इन्होंने ही जेडपीडी की संकल्पना दी थी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया कि किस मनोवैज्ञानिक ने संचलनात्मक अधिगम, जिसे हम ओपेरेंट कंडीशनिंग अथवा ओपेरेंट थियरी कहते हैं, कि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो पावलाव ने कि बी एफ स्किनर ने कि थॉर्नडाइक ने कि वाटसन ने। तो ऑपरेंट थियरी अथवा ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था बी एफ स्किनर ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किया था, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है रेडीनेस टू लर्न की अवधारणा किससे संबंधित है। विकल्प ए दिया अधिगम की तैयारी से, विकल्प बी दिया अनुकरण से और सी दिया प्रयास और भूल से कि अनुशासन से। तो रेडीनेस टू लर्न की अवधारणा किससे संबंधित है, अधिगम की तैयारी से। अधिगम का मतलब होता है सीखने की तैयारी से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प ए सही हो जाएगा, अधिगम की तैयारी, रेडीनेस टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया कि बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प दिया है शिक्षक को केंद्र बनाना, बी दिया है बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा देना, सी दिया है पाठ्यक्रम को कठोर बनाना और डी दिया है परीक्षा केंद्रित शिक्षा देना। तो शिक्षक को केंद्र बनाना, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले ही लिख दिया बाल केंद्रित।
तो बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों को, उसकी नीड्स और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कि बालक को शिक्षा प्रोवाइड करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया गया, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक किस अधिगम को प्रमुखता देते हैं? ए दिया है अनुकरण द्वारा अधिगम, बी दिया है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, और सी दिया है शर्तबद्ध अधिगम, और डी दिया है प्रयास और भूल द्वारा अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो विकल्प है बी सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, जिसे हम इनसाइट थियरी बोलते हैं, जिसमें गेस्टाल्टवादियों ने गेस्टाल्टवादी यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया था कोहलर ने। कोहलर एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का मानता है किसी भी समस्या को पहले एक बार में समझो, उसके मतलब रूट कॉज को जानो, उसके बाद एक बार में उस समस्या का समाधान करना, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जाएगी, स्व अवधारणा जिसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। तो स्व अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किससे होता है? अनुवांशिक गुण से, सामाजिक अंतःक्रिया से, कि प्राकृतिक वातावरण से, कि आर्थिक स्थिति से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प बी से हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से जो है कि स्व अवधारणा का विकास होता है। बी दिया है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सी दिया है केवल परीक्षा पास कराना, और डी दिया है केवल ज्ञान का संचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे अच्छा विकल्प है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना पर्सनालिटी का। ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी सही जो है कि बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जाए कि बाल्यावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन पर्पज क्या होता है चाइल्डहुड में? गेमिंग का। शारीरिक विकास करना, बी दिया है सामाजिक और भावनात्मक विकास करना, सी दिया है बुद्धि का विकास करना, कि उपरोक्त में से सभी? तो बाल्यावस्था में खेल कूद के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास मतलब सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, और इंटेलिजेंस का यानी कि बुद्धि का भी विकास होता है। इसलिए विकल्प 11 का डी विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 दिया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने, बी दिया है गार्डनर हावर्ड गार्डनर ने, सी दिया है कोहलबर्ग ने, कि वी एफ स्किनर ने? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का नहीं 12 का क्वेश्चन नंबर विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, गार्डनर। वहीं विकल्प ए में जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने चूहों पर जो है प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गया, किस मनोवैज्ञानिक यानी किस साइकोलॉजिस्ट ने सोशल लर्निंग थ्योरी प्रस्तुत किया था? पावलोव ने, वेंडुरा ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने? तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है कि वेंडुरा एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो है कि प्रस्तुत किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प बी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। विकल्प ए में दिया है पावलोव, जो कि इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया। वी एफ स्किनर के बारे में भी बताए हैं कि इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ले वाइगोत्स्की जिन्होंने जेडपीडी का जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत दिया था, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है, कौन सा तत्व बच्चे के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प ए दिया है शिक्षा का स्तर, बी दिया है सामाजिक वातावरण, और सी दिया है भूगोल, और डी दिया है भोजन। तो जो सोशल एटमॉस्फेयर होता है वो जो है कि बच्चे के नैतिक विकास में यानी कि मॉरल डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सामाजिक वातावरण, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प बी जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि संवेदनशील अवधि जिसे हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, कि संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? विकल्प ए दिया है शारीरिक कमजोरी का समय, बी दिया है सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय, सी दिया है बीमारी का समय, और डी दिया है किसी कार्य का निषेध समय यानी कि रोक समय। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है सीखने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम यानी कि उपयुक्त समय, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज को मतलब रचना करता है, उसका निर्माण करता है। पहला दिया है बिहेवियरिज्म, जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। बी दिया है कंस्ट्रक्टिज्म, मतलब जिसे हम रचनावाद कहते हैं। और सी दिया है शर्तबद्ध अधिगम। और डी दिया है कि सामाजिक अधिगम। तो बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है और वो है रचनावादी, यानी कि विकल्प बी, जिसे हम रचनावादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है कि बालक में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अनुवांशिकता, सामाजिक संवाद, भोजन की उम्र। तो बालक में विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक संवाद, यानी कि सोशल डायलॉग, बातचीत, सब लोगों के बीच में मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना। इससे जो है कि बच्चे में भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए देखिए अनुकरण, जिसे हम इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण यानी नकल करना है। नकल करने का सबसे अधिक उपयोग किस अधिगम सिद्धांत में, यानी कि किस लर्निंग थियरी में होता है? मतलब कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चा नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है? जीन पियाजे ने कहा है कि वेंडुरा ने कहा है कि बीएफ स्किनर ने कहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा है? तो अनुकरण का सबसे अधिक उपयोग जो है कि वेंडुरा के सिद्धांत में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिए, कौन सा चरण जीन पियाजे के अनुसार सांकेतिक चिंतन प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है? विकल्प ए दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, विकल्प बी दिया है 2 से 7 वर्ष तक, और सी दिया है 7 से 11 वर्ष, और जो है कि डी दिया है 11 वर्ष के बाद। तो आपको बता दें कि जीन पियाजे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बालक की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। पहली अवस्था थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक ये संवेदीगामक अवस्था कहलाती थी, और 2 से 7 वर्ष तक ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है जीन पियाजे के अनुसार। तो इस प्रश्न में दिया है सांकेतिक चिंतन, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि हमने अभी बताई है 2 से 7 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि कक्षा में बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, यानी कि एक्टिवली जो है कि लर्न करता है, सीखता है चीजों को। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? बिहेवियरिज्म की कंस्ट्रक्टिज्म की शर्तबद्ध अधिगम की पारंपरिक शिक्षा? तो कक्षा में जो बच्चा होता है वह सक्रिय रूप से सीखता है, यह बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के कारण जो है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। किस प्रकार के व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुरस्कार यानी कि पुनर्बलन की का प्रयोग जो है कि किया जाता है? नकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार की भावनात्मक व्यवहार की नैतिक व्यवहार? तो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने के लिए जो है कि पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार की जरूरत होती है, इसलिए विकल्प जो है कि बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अभी आपको बताए हैं जर्मन मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? विकल्प ए दिया है शारीरिक विकास, बी दिया है सोचने समझने और सीखने की क्षमता का विकास, सी दिया है सामाजिक व्यवहार, और डी दिया है नैतिक मूल्य। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है सोचने समझने और सीखने की क्षमता का विकास करना ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जाए, कौन सा दृष्टिकोण कहता है कि बच्चे को सीखने के लिए अनुशासन और नियमों की आवश्यकता होती है? बिहेवियरिज्म, मानवतावादी दृष्टिकोण के, रचनावादी दृष्टिकोण के, सामाजिक दृष्टिकोण? तो क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प जो है कि सी सही हो जाएगा, रचनावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आत्म मूल्यांकन, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट अथवा सेल्फ इवेल्युएशन कहते हैं, का मुख्य लाभ क्या होता है? क्या मेन जो है कि बेनिफिट होता है आत्म मूल्यांकन का?
विकल्प ए दिया है केवल अंक बढ़ाना, बी दिया है सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधार करना, सी दिया है शिक्षक पर निर्भर रहना और डी दिया है परीक्षा पास कराना। कि केवल अंक बढ़ाना ये तो होगा नहीं। विकल्प बी सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधार करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प बी जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक संदर्भ में सबसे प्रभावी होती है। जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की की स्किनर, कोहलबर्ग। तो आपको याद है कि जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ले वाइगोत्स्की ने दिया था और उन्होंने जेटपेडी का सिद्धांत जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इन्होंने ही कहा है कि शिक्षा सामाजिक संदर्भ में सबसे अधिक जो है कि इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प बी जो है कि सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए मॉडलिंग का मुख्य सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से कि वेंडुरा से कि पियाजे से कि थॉर्नडाइक से? तो मॉडलिंग का मुख्य सिद्धांत जो है कि वेंडुरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यवहार बदलना भी है। यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बिहेवियरिज्म से कि कंस्ट्रक्टिज्म से कि मानवतावादी दृष्टिकोण से कि सामाजिक दृष्टिकोण से? तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यवहार बदलना भी है। यह है व्यवहारिज्म के, जिसे मतलब व्यवहारवाद का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प ए सही हो जाएगा, व्यवहारवाद अथवा बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत कहता है कि गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण होता है? व्यवहारवाद विकल्प ए दिया व्यवहारवाद, बी दिया है रचनावाद और सी दिया है शर्तबद्ध अधिगम और डी दिया है सामाजिक अधिगम। तो यह व्यवहारवाद कहता है कि गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा अनुभव और प्रयोगों से ज्ञान का निर्माण करता है? तो अनुभव और प्रयोगों से ज्ञान का निर्माण करता है, यह है विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बालक में सीखने की प्रेरणा को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विकल्प ए दिया है शिक्षक और कक्षा का वातावरण, बी दिया है केवल पुरस्कार व दंड, सी दिया है केवल अनुवांशिकता और डी दिया है केवल उम्र। तो बालक में सीखने की प्रेरणा यानी कि लर्निंग के लिए मोटिवेशन सबसे अधिक प्रभावशाली करने वाला जो फैक्टर है वो है शिक्षक और कक्षा का वातावरण, टीचर यानी कि शिक्षक और क्लास का जो है कि एटमॉस्फियर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।